जय हिंद साथियों। घटना चक्र के बायोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग बायोलॉजी सीरीज का घटना चक्र का ये लेक्चर नंबर 9 डिस्कशन करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 8 आ चुका है, लेकिन जो क्वेश्चन है प्रश्न का डिस्कशन करने से पहले बिहार दरोगा में एक प्रश्न आया है, उसको हम देख लेते हैं। बायोलॉजी से ही संबंधित है, तब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, जो बिहार दरोगा में एक प्रश्न आया है कि निम्न में से राइबोसोम के कार्य क्या है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करना? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें जो खुरदुरा भाग होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है और वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए तो 1-4, 1-3, 2-4, 1-2। कहने का मतलब ये है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है राइबोसोम, और भी कार्य करता है। क्या करता है? तो देखिए, जो राइबोसोम है, राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, वो निर्माण करने के बाद जो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला प्रोटीन का संश्लेषण करना, दूसरा एंजाइम का निर्माण करना, तीसरा लिपिड्स मतलब वसा का निर्माण करना, ठीक है, और चौथा है स्टार्च का निर्माण करना। अब आपको बता दें कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का जो निर्माण करता है, वही प्रोटीन आगे जाके जो है एंजाइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंजाइम का निर्माण करता है। और किसका निर्माण करता है? तो हार्मोन का भी निर्माण करता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो राइबोसोम जो है प्रोटीन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है। क्योंकि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम जिस प्रोटीन का निर्माण करता है, उसी प्रोटीन के वजह से एंजाइम का निर्माण होता है, उसी प्रोटीन के वजह से जो है हार्मोन का निर्माण होता है। तो हो सके आगे आगे आने वाला प्रश्न जो हो बने कि राइबोसोम में निम्न में से किसका निर्माण करता है, उसमें एंजाइम की जगह हार्मोन दे दिया जाए, प्रोटीन की जगह हार्मोन दे दिया जाए। तो आप याद रखिएगा कि राइबोसोम जब रहेगा तो उसका निर्माण में प्रोटीन और हार्मोन दोनों आ जाएगा। तो ये था बिहार दरोगा के मेंस का एक प्रश्न था। इसी तरह जो है अब प्रत्येक लेक्चर में साइंस का जो प्रश्न होगा बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी में, या हो सके बीपीएससी में, जहां पर भी पूछा रहेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा, जो जनरली जिसमें लड़का गलती करने की कोशिश हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखते हो तो आप प्रोटीन का संश्लेषण डायरेक्ट आंसर मार देते हैं। तो जहां पर भी अगर गलती हो रहा है, गलती होने की संभावना है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब चलिए हम लोग जो है घटना चक्र पे आते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। ये सही बात है। जो मरुस्थलीय पौधा होता है उसका जड़ तंत्र लंबा होता है, क्योंकि वो जो है पानी का तलाश करते रहता है। किसका तलाश करते रहता है? पानी का तलाश करते रहता है। जो मरुस्थलीय पौधे होता है उसका जड़ अगर लंबा नहीं रहेगा, तो अगर मान के चलिए दूर स्थित पानी है, तो वहां से पानी कैसे लाएगा? तो ये सही है। मृदा का उच्च तापमान जल विकास को प्रोत्साहित करता है। ये भी सही है कि मृदा का उच्च तापमान की वजह से पानी की कमी होती है और वो पानी की तलाश के करने के कारण जो है उसका जड़ लंबा हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार और क्यूगर, इंग्लिश में कहते हैं कैक्टस, कैलेट्रोपिस और एलोए इत्यादि पौधे आते हैं, जो शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता नहीं, ये नहीं है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि मरुस्थल में ऐसे पादप, ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो फ्रीटोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। फ्रीटोफाइटस का मतलब हो जाता है कि वैसे पौधे, वैसे प्लांट जिसका जड़ लंबा हो, ठीक है, 20 से 30 फीट लंबा जड़ हो। फ्रीटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं।
इन पौधे की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं, जो भूमि में काफी गहराई तक जाकर पानी के अवशोषण करती है। फ्रिटोफाइटस की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 फीट तक लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है कि शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पौधे को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा मरुभिद। जो शुष्क जलवायु के भली भांति या शुष्क जलवायु के अनुकूल जो पौधे उगते हैं उसको कहा जाता है मरुभिद। चलिए डिटेल है कि शुष्क वातावरण या मरुविद जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुविद या जेरोफाइट कहा जाता है। ये याद रखे, इंग्लिश याद रखेगा, जेरोफाइट। जो शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, जो अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः अनुकूलित कर लेते हैं, मतलब कि जो शुष्क वातावरण के प्रति अपने शरीर को ढाल लेते हैं। जल के उत्स्वेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी यानी कि क्यूटिल की परत से ढकी रहती है। जो शुष्क वातावरण में पौधे पाए जाते हैं उसका जल उत्स्वेदन नहीं हो, जल का क्षरण नहीं हो, जल का ह्रास नहीं हो, उसके लिए उसका बाह्य त्वचा मोटी होती है, जिसको उपचर्म कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्यूटिल कहते हैं। ये याद रखिएगा कि जो जेरोफाइट पौधा है, मरुभिद पौधा है, उसके जो ऊपरी परत है, ऊपरी त्वचा है, वो क्यूटिल कहलाता है। ठीक है, क्यूटिल की परत से ढकी होती है तथा पत्तियों में कांटे पत्तियां कांटे परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं। ये याद रखिएगा कि नागफनी हो गया, मदार हो गया, नेरियम हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, ये सब पौधे जो है जेरोफाइट है। अगला प्रश्न है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मांसल। मरुविद के पादप अधिकतर क्या होते हैं? मांसल होते हैं, यानी कि सुकुलेंट होते हैं। ठीक है, मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे के कुछ भाग जल को संचित रखने में अधिक समांसल तथा स्थूल होते हैं। अगला प्रश्न है, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए। ठीक है, यांत्रिक अवलंब मतलब मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। आप कहिए मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है? देखिए इसका डिटेल थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है। अधिपादप वे पौधे हैं जिसको इपीफाइट्स कहा जाता है। अधिपादप को इपीफाइट्स कहा है, जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपने भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधे पर यांत्रिक अविलंब के निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप यानी कि एरियल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती है। इनके अंतर्गत ऑर्किड्स के पौधे आते हैं। कभी कभी देखिएगा क्या होता है कि पेड़ पर ही जो है एक एक पौधा है, बहुत बड़ा पौधा, उसी पर ही एक अन्य पौधा उग जाता है, उसी पर ही एक अन्य पौधा लग जाता है, झाड़ी टाइप का लपेटा हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है इपीफाइट। वो यांत्रिक सपोर्ट लेता है, मतलब अपने आप को जो है खड़े रखने के लिए, अपने आप को जो है मजबूत रखने के लिए उससे सपोर्ट लेता है। वो अपना भोजन खुद बनाता है, वो अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन उसकी मृदा जो है उसकी जो जड़ें हैं मृदा से नहीं लगी रहती है। ठीक है, इन्हें वायवीय पादप भी कहा जाता है, इन्हें एरियल प्लांट भी कहा जाता है इपीफाइट पौधे को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। लवण मरुविद यानी हेलोफाइट पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उपजते हैं। अगला प्रश्न है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर लवण मृदोभिद यानी हेलोफाइट। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं, और ये जो जलीय पौधे हैं जिसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है उसका जो है इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, यानी अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा होता है, और उस अंतरकोशिकीय स्थान में जो वायु भरी रहती है और उस वायु की वजह से उन्हें उन्हें जो है जल में तैरने में सहायता मिलती है। इसमें यांत्रिक ऊतक का अभाव होता है, कम विकसित होता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं उसमें यांत्रिक ऊतक उपलब्ध रहते हैं कि नहीं, तो रहते हैं, बहुत कम विकसित रहते हैं, मैकेनिकल टिश्यू जो उसमें न के बराबर रहते हैं। ठीक है, जैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आप जब पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक
कम विकसित रहता है या उसको अभाव कहा जाता माना जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है यांत्रिक ऊतक कम विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है कि चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथोफाइट यानी शैलोदभिद। तो शैलोदभिद नहीं भी याद रखिएगा, सिर्फ आप लिथोफाइट याद रखिएगा कि चट्टान पर उगने वाला पादप कहलाते हैं लिथोफाइट। चट्टान पर उगने वाला पादप लिथोफाइट कहलाते हैं। जैसे जैसे उदाहरण में ऑर्किड हो गया, फर्न हो गया, काई हो गया, शैवाल हो गया, अपने पोषक तत्वों को मृत उत्तक, बारिश के पानी और आसपास के सरे पौधे से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा घटपर्णी जलोदभिद यानी कि हाइड्रोफाइटा, हाइड्रोफाइट। ठीक है। अमरबेल जो है तना पर परजीवी है। कसकुटा जिसको कहा जाता है चंदन जड़ परजीवी है। ऑर्किड अधिपादप यानी एपीफाइट है, लेकिन घटपर्णी जलोदभिद नहीं है। घटपर्णी जो है नेपेथिन्स कुल का कीट भक्षी पौधा है। घटपर्णी क्या है? नेफेथिन्स कुल का कीट भक्षी पौधा। ये पौधा मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदभिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निगमन पौधे से है। इस प्रकार पौधे जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूल होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। तो घटपर्णी एक क्या है? तो एक कीट भक्षी पौधा है जो दलदली वाले स्थानों में या अधिक नम वाले स्थानों में उगते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन यानी कि वीपिंग जेली का कारण अम्ल की अधिकता है। दूसरा है गन्ने की के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तीसरा नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। और चौथा है सुषुप्ता यानी कि डोरमेसी तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। तब इनमें से जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल 1 और 4। केवल 1 और 4 कहने का मतलब ये हो गया कि जेली रुदन यानी कि वीपिंग जेली का कारण अम्ल की अधिकता है। ठीक है। और दूसरा है डोरमेसी तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत है। राइजोबियम जो है दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, न कि गन्ने की जड़ में। तो राइजोबियम जो है दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है। और जो नमकीन पानी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी तुरंत ऊपर में पढ़ाए हैं कि नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। जेली रुदन यानी वीपिंग जेली का कारण अम्ल की अधिकता है, अतः कथन एक सत्य है। बीजों की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने वाले हार्मोन जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन है। मतलब बीज का जो सुसुप्त अवस्था होता है उसको तोड़ने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अतः 4 भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, न कि राइजोबियम है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है। और नमकीन पानी में उगने वाला पौधे को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक या स्वपोषी जीव जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा स्थलीय निवासी कहलाते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? तो टेरिस्ट्रियल हैबिटेंट्स कहा जाता है। टेरिस्ट्रियल इंग्लिश में अगर पूछ दी, हिंदी में तो पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में पूछेगा तो याद रखिएगा टेरिस्ट्रियल हैबिटेंट्स कहा जाता है भूमि पर रहने वाले, और जो जल में एक्वेटिक हैबिटेंट्स। टेरिस्ट्रियल याद रखिएगा कि भूमि पर रहने वाले जीव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अपघटन कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों की तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। वे जैविक घटक जो अपने पोषण के लिए प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। इसमें सूक्ष्मजीव मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं। इस क्रिया के फल स्वरूप जटिल कार्बन पदार्थ नाइट्रोजन, कार्बन, लवण, फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में विघटित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। ये गलत है। सहजीवी उत्पादक से संबंधित है। परोपजीवी उपभोक्ता से संबंधित। मृतोपजीवी विबंधक यानी कि डिकम्पोजर से संबंधित है।
ठीक है, मृतोपजीवी डिकम्पोजर है। उत्पादक प्रोसीजर जिसको कहा जाता है प्रोड्यूसर, प्रोसीजर नहीं, उत्पादक प्रोड्यूसर स्वजीवी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर परोपजीवी होते हैं अर्थात दूसरे के जीवों से अपना भोजन पदार्थ भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतोपजीवी होते हैं यानी कि स्पेरोफाइटिक होते हैं। विबंधक जो है मृतोपजीवी होते हैं स्पेरोफाइटिक। विबंधक को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मीन्स होता है क्या कि अपघटन करने वाला जीव। अपघटन करने वाला जब तुरंत पढ़े हैं कि जब कोई किसी को मृत जीव को जो है तोड़ देता है तो उसको अपघटन करते हैं, अपघटन कहते हैं। तो उसी प्रकार जो है जो मृतोपजीवी होते हैं सेरोफाइटिक जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं जो अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृष्ण तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता है तो जो शाकाहारी होते हैं। तो तृणभक्षी क्या है, एक प्राथमिक उपभोक्ता है जो कि शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हरित पादप। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। डिटेल में दिया हुआ है कि वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों का निम्नलिखित विचार कीजिए तो यहाँ पर है कि कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और फोरामिनीफेरा। अब कर उपयुक्त में से कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। जो साइनोबैक्टीरिया और डाइटम है वो महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। डाइटम प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल हैं। ये ताजे एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये दोनों जलीय खाद्य श्रृंखलाओं के प्राथमिक उत्पादक हैं। फोरामिनीफोरा विषमपोषी जीव हैं जो छोटे जीव और कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। कॉपीपोडस छोटे क्रस्टेशियंस का एक समूह है जो मीठे एवं खारे दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। महासागरों के प्रमुख प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ठीक है, क्या होता है कि जो झील होता है उसके ऊपर जब बर्फ जम जाता है तो उसके नीचे जो वाटर होता है वो नहीं जमता है। अब मछली को जो है श्वसन के लिए क्या चाहिए, श्वसन के लिए बिना जमा हुआ पानी चाहिए चूंकि वो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता नहीं है। तो यहाँ पर नीचे में पानी नहीं जमता है, इस वजह से जो है जमी हुई झील के नीचे मछली नहीं मरता है क्योंकि उसमें पानी नहीं जमता है। अगला प्रश्न है कि जल से बाहर निकाल ली जाने वाले मत्स्य मर जाते हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाते हैं। जल से मत्स्यों को बाहर निकाल दिए जाते हैं, वे मर जाते हैं क्योंकि श्वसन क्रिया नहीं कर पाते। मछलियों के श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला प्रश्न है कि मछलियों के सामान्यतः श्वसन होते हैं तो इसका आंसर है गलफड़ों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेब के फल में लाली का कारण क्या है तो एंथोसाइनिन। सेब के फल में लाली किसके कारण आता है तो एंथोसाइनिन के कारण लाली आता है। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपिन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी में, चुकंदर में बिटरनिन वर्णक होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है तो लाइकोपीन के कारण। ठीक है, यहाँ पर डिटेल जो है कि लाइकोपीन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो टमाटर यानी कि लाइकोपर्सियन एस्कुलेटम के गहरे लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सेब के फल में लाली एंथोसाइनिन के कारण होता है। कैरोटीन गाजर के लिए लाल रंग प्रदान करता है, नारंगी के लिए जो है उत्तरदायी है। कैरोटीन गाजर और नारंगी के लिए उत्तरदायी है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। फिर से वही प्रश्न है कि टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो लाइकोपीन है। तो हम लोग जो है टोटल 25 प्रश्न डिस्कशन किए हैं और उसके बाद जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें जो है हम लोग बायोलॉजी का कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो एक एक करके एक प्रश्न मैं शुरू में डाल दूंगा, उसका डिस्कशन कर दूंगा, तब मैं आकर जो है घटना चक्र पे आऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।